हमारे लिए तो बहुत ये अच्छा अनुभव होता है कि जब आप लोग कुछ नई तरंगों का अनुभव लेते हो, जीवन को अलग तरीके से समझते हो, अपने आप को समझते हो, अपनी समस्याओं को समझते हो, तो हमें लगता है हमारा ये समय बहुत कीमती रहा आप लोगों के लिए, और आपका समय भी हमारे लिए बहुत कीमती रहा, बिकॉज़ हमें भी मौका मिला आपको ये सब समझाने का, है ना। रिट्रीट के बाद हमेशा ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे लिए तो उससे भी ज़्यादा चैलेंज था जब शुरुआत में मैं 98 में इसमें आया, बिकॉज़ इतनी मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर जाने के बाद इससे बाहर आना और दूसरी कोई सिस्टम में आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और दूसरा चैलेंज मेरे लिए ये भी था कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी ये प्रैक्टिस करने की। मतलब ना फैमिली का प्रॉब्लम था, ना पैसों का प्रॉब्लम था, ना हेल्थ का प्रॉब्लम था। मतलब कोई टारगेट ही नहीं था कि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूं। आप लोग में से मैं समझ सकता हूं, आपको कुछ तो है तभी आप यहाँ पे आए हो। तो बगैर कारण के भी प्रैक्टिस करना ये बड़ा चैलेंज है। समझ में आ रहा है? हम पहले से संतुष्ट थे, मे बी कोई हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, या कोई हमारी प्रॉब्लम ही नहीं थी, या किसी प्रॉब्लम को हमने कभी प्रॉब्लम ही नहीं समझा, इसलिए शायद संतुष्ट जीवन था हमारा। एक ही समस्या थी कि हम पेशेंट्स को जो हमारी क्लिनिक पे आ रहे थे उनको हम हमेशा के लिए समाधान नहीं दे पा रहे थे, उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे सही मायने पे। तो इसलिए हम ये सिस्टम में आया और हमने जैसे प्रैक्टिस शुरू की, दोनों साथ साथ में, मेडिकल एंड स्पिरिचुअल, तो धीरे धीरे ये कंपैरिजन हुआ कि जो बीमारियां हम ठीक नहीं कर सकते थे दवा से, अब दुआओं से ठीक हो रही है। और ऐसे करते करते फिर हमने एक दिन ठान लिया मन में कि करना तो अब यही है करके, क्योंकि पिछला जन्म देख लिया और पिछले जन्म के कार्य देख लिए, आध्यात्मिक धार्मिक जो भी क्रियाएं हमने की थी, ये ऑलरेडी हमारे अंदर भरी पड़ी थी। बस एक ज़रिया चाहिए था। हमारे गुरु ने हमारे सर पे हाथ रखा, शक्तिपात की, और वो ज़रिया बाहर निकल गया। तो हमने भी यही कोशिश की कि आपके सर के ऊपर हाथ रख के आपके ही गुरु की शक्तियाँ आपको वापस दी, रीअट्यूनमेंट किया, शक्तिपात की आपकी जो फ्रेशर थे, और ये चीज़ें बाहर आई है। अब कितना आप उसको बरकरार रखोगे, मेंटेन करोगे, ये आपकी अपनी चॉइस है। समझ में? 3 चीज़ होती है इसमें। फर्स्ट होता है सेल्फ रियलाइजेशन, जाति स्मरण। सेकंड होता है क्लियरेंस। तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। अगर आप कंटिन्यूस ऐसे परिवर्तन होने के लिए तैयार हैं तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। आपको लगेगा हर बार कुछ मैं करता हूँ कुछ नया ही बाहर आता है, और ये तो वैसे भी बाहर आने वाला है, कुछ ना करोगे तो भी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से चीज़ें बाहर आती है। लोग कहते हैं भाई पास्ट लाइफ किया इसलिए चीज़ें बाहर आई। जो लोग नहीं करते, क्या उनके एक्सीडेंट्स नहीं होते? क्या वो अस्पताल में नहीं जाते? सब होता है। लेकिन इससे क्या होता है ना, समस्या का समाधान मिलता है, या समस्या को समझने की ताकत आती है, एक दृष्टि आती है जो शायद पहले नहीं थी हमारे अंदर। राइट? अब हमें समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है, हमारे भ्रम के वजह से, हमारे कर्म के वजह से, और हमारी इच्छाओं की वजह से, जो हमें सीखना था इस जन्म में, जो सीख लेनी थी लोगों से। तो इसमें और किसी की तो गलती है ही नहीं ना, है ना। अगर कोई बच्चा स्कूल में कम नंबर लाता है तो इसमें टीचर की गलती क्या है, मुझे बताओ। तो भगवान की भी क्या गलती है आपको भेज के? कोई गलती तो नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सीखनी है वो समझ के सीखनी है। जो चीज़ सीखनी है उसको करुणा भाव से सीखनी है, उसको कंपैशन से सीखनी है, क्रूरता से नहीं, बदले की भाव से नहीं सीखनी है कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा तो टाइम खराब है, अब उसका भी टाइम खराब आएगा। ऐसे बोलते हुए नहीं सीखना है। इज इट राइट? जितना तकलीफ आपको हो रही है ना, इतनी तकलीफ सामने वाले को भी हो रही है। क्यों? क्योंकि जितना जितना आपका मन अलग है, विचार अलग है, उनका भी तो विचार अलग है, उनका भी तो संघर्ष है आपके लिए। आप भी संघर्ष कर रहे हो उनके साथ, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आदमी दुखी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपका अगर हमने ऑरा किया और आप उनका ऑरा हमारे पास भेजिए जिनके वजह से आप परेशान हो, मैं 100% कहता हूँ आपसे ज़्यादा खराब ऑरा उनका होगा।
वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसा नहीं है करके। लेकिन कोई लड़ाई को बयान करता है, कोई अपनी लड़ाई को दबाए रखता है, कोई लड़ाई के लिए आध्यात्मिक रास्ते ढूंढता है, कोई कर्म समझ के बैठ जाता है। इज इट राइट? तो ऐसा नहीं है, अभी आप लोग जितने भी बैठे हैं, अगर आप में मैं सबका ब्लड टेस्ट करूं, किसी का हीमोग्लोबिन कम आएगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आएगा, किसी का शुगर कम ज़्यादा आएगा, हर एक का कुछ तो आएगा ही। ऐसा नहीं है कि नहीं हम फिट हैं तो कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन कितने तैयार हैं हम उसको ठीक करने के लिए, ये बहुत मायने रखता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रॉब्लम को ब्लेम करते हुए फेस नहीं करना है, प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए फेस करना है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी हमेशा के लिए आप ठीक नहीं रहेंगे, कुछ एक नया प्रॉब्लम खड़ा होगा। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा चलो 9th में पास हो गया, वैकेशन हो गई, अब तो मुझे कुछ नहीं करना है। 10th उसके लिए खड़ी है, 11th उसके लिए खड़ी है, 12th उसके लिए खड़ी है, एजुकेशन के बाद जॉब खड़ा है, बिजनेस उसके लिए खड़ा है, रिलेशन खड़े, संबंध खड़े हैं। चैलेंजेस हर बार आएंगे, बिकॉज सीखने के लिए तो आए हैं, तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन कहते हैं ना, आजकल के जैसे साउथ इंडियन मूवी जब बहुत हिट होती है ना, सुपर हिट होती है, वो लोग क्या करते हैं, उसका हिंदी में डब कर लेते हैं, करते कि नहीं? और हम जब देखते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डब की मूवी, हम भी उसको इतना ही इंजॉय करते हैं। तो आपकी एक रील तो बनी पड़ी है, उसके ऊपर आप अपनी एक एडिटिंग रील बनाओ, एक अपनी एक स्पिरिचुअल रील बनाओ, और वो उससे भी अच्छी चलेगी। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल पिक्चर तो नहीं चली, ये डब वाली पिक्चर ज़्यादा चल गई, है ना। ब्लैक एंड वाइट मुगले आजम थी, उसके बाद अभी ईस्टमैन कलर कर दिया उसको, समझ में आ रहा है? तो काफ़ी बार कैसा होता है, जो रिमिक्स भी होता है ना, कभी कभी ज़्यादा चलती है। कोई गाने ज़्यादा चलते हैं, कोई पिक्चर ज़्यादा चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उसमें कुछ और इनपुट्स डाले हैं, और कुछ फोटॉन्स डाले हैं, और कोई प्रकाश डाला है, और कोई विजडम डाला है, और कोई अक्ल डाली है। तभी तो नया नया जो भी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आती है, हम उसको खरीदते। पुराने मॉडल्स को क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि उसमें कुछ नया डाला हुआ है। आपकी वैल्यू तब तक इस संसार में है जब तक आपके अंदर से कुछ नया निकलते रहेगा, चाहे वो क्रिएटिविटी है, स्पिरिचुअलिटी है, ताकत है, करेज है, गट फीलिंग है, पैशन है। जब तक कुछ नया निकलेगा आपकी मार्केट वैल्यू है। जिस दिन आपने सोचा बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है, उस दिन से हज़ारों लाखों लोग आपको साइड में रख देंगे, आपको डिप्रेशन में डाल देंगे, क्योंकि कुछ नया तो है ही नहीं आपके अंदर। कंपटीशन का ज़माना है, सभी लोग दौड़ में लगे पड़े हैं। हम लोग 2018 में हांगकांग गए थे, हमने देखा कि एक गुरु आया वहाँ पे, उसने बहुत प्रवचन दिए। उसके बाद दूसरा गुरु आने वाला था 10 दिन के बाद, तो वो दूसरे गुरु के प्रवचन में वो पहले वाले के लोग बैठे थे, और वो ऐसे ही बीच में बैठ के हुए कह रहे थे, यार ये कहाँ तुम गुरु के यहाँ फंस गए, वो पहले वाला वो तो बहुत अच्छा था, ये इसमें तुम बहुत फंसे हुए, यहाँ मत बैठो। तो लोगों को लगा अच्छा ऐसा है, तो वो वहाँ से उठ गए काफ़ी लोग और चले गए। और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गया 3rd पर्सन, तो लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि भाई हम सुने किसकी, मतलब इसमें भी पॉलिटिक्स है, इसमें भी गंदगी है, इसमें भी नेगेटिविटी है। तो लोग मुझे पूछने लगे, जब मैंने फ्री सेमिनार हांगकांग में दिया था, कि सर हम किसकी माने। मैंने कहा दिल की मानो। कोई आदमी अच्छा बुरा नहीं होता है, लेकिन अगर आप बुरा सोचते हो, मतलब कहीं ना कहीं अंदर वो है, तब आप सोच रहे हो। सभी तो नहीं गए दूसरे वाले से, कुछ ही लोग वहाँ से उठ के चले गए ना। बिगाड़ने वाले तो बहुत थे, जो पहले वाले गुरु ने भेज के रखा था कि भाई जो दूसरा गुरु आएगा उसमें ऑडियंस नहीं चाहिए। कंपटीशन तो सब जगह है कि नहीं? कहाँ नहीं है। हम तो भगवान के नाम से भी कंपटीशन करते, भाई हमारा भगवान ऊंचा, हमारे भगवान को मोक्ष मिला, तुम्हारे भगवान को तो अभी भी नहीं मिला, तुम्हारे भगवान ने तो युद्ध किया, हमारा भगवान तो मच्छर भी नहीं मारता। मतलब उनके नाम से भी हमारी कंपटीशन है, धर्म की भी कंपटीशन है हमारे अंदर, तो लोगों की तो छोड़ दो करके। लेकिन इस कंपटीशन में हमें नहीं जाना है, हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करनी, हमें अपने आप से कंपटीशन करनी है। रात को सोने से पहले पूछना कि पूरे दिन में मैंने अच्छा क्या किया, और रात को सोने से पहले ये संकल्प करना कि कल मैं अच्छा और क्या करूँगा। बस इतना कर दिया तो बहुत हो गया। इज इट राइट? तो मैं भी सोचता हूँ रात को सोने से पहले कि आज कौन से हमारे जूम सेशंस हुए, कौन से सब्जेक्ट हुए, और कितने ऑडियंस कनेक्ट हुए,
फिर मैं रात को हील करता हूँ कि कल के सेशन में ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा पॉजिटिव हुए, ज़्यादा अच्छी मेडिटेशन हो, और दूसरे दिन और अच्छे होते हैं, तीसरे दिन और अच्छे होते हैं। ऐसे करते करते कभी हमारे ख़त्म ही नहीं होते सेशंस, बिकॉज संकल्प डाला हुआ है ना। इज इट राइट? जब लूप में फंसना ही है तो सकारात्मक स्पिरिचुअलिटी लूप में आ जाओ। फिर नेगेटिव लूप में क्यों आ रहे हो? फियर के लूप में, जेलसी के लूप में, कंपटीशन के लूप में क्यों फंस रहे हो? जब फंसना ही है, जब लाइफ को ड्रामा ही करना है तो लाइट के साथ ड्रामा करो ना, डार्क के साथ ड्रामा क्यों कर रहे हो? इज इट राइट? जब नशा चाहिए ही तो डिवाइन का नशा लो ना, वाइन का नशा क्यों ले रहे हो? आपको तो नशे से मतलब है। समझ रहे डिफरेंस? तो टाइम स्पेंड करना ही है तो न्यूज़ चैनल क्यों देखे? किसी अच्छे गुरु की वीडियो ना देखे, शिवानी की देखो, सदगुरु की देखो, दादा भगवान की देखो, अच्छी देखो ना, कितना अच्छा ज्ञान दुनिया में बट रहा है। आप जहां पे भी नज़र डालोगे ना, गूगल सर्च और ईश्वर का सर्च, कुदरत का सर्च आपको उसी में डालेगा। जहां आप नज़र डालोगे वही चीज़ आपको लगेगी यही मेरे सामने बार बार आ रही है। एक बार आप डालो नज़र, 100 बार नज़र उस पर ही पड़ेगी फिर आपकी। लोग बोलते हैं हम शिरडी के रिट्रीट अटेंड करने के बाद हमको ऑटो के पीछे साईं का फोटो दिखता है, यहाँ दिखता है, वहाँ दिखता है। तो बिकॉज अब यहाँ फ्रीक्वेंसी में आ गए तो वो तरंगे तो सब जगह आएगी कि नहीं, वो कैच करेगा कि नहीं। तो हम यही कह रहे हैं कि अभी जो आपकी नई रील बनेगी, आपकी अपनी चॉइस की रील बनेगी। एक तो रील बन गई है लाइफ बिटवीन लाइफ, लेकिन अभी जो रील बनेगी उस रील को आप स्पिरिचुअलिटी से, सिंबल से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आप उसको बनाओ। उसमें दो ही चीजें होंगी, या तो आपका जीवन बदल जाएगा और या तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि संकल्प पहले से डाला हुआ था कि मुझे ये बुरे से बुरा अनुभव लेना है, तो कुछ भी फर्क नहीं आएगा आपके अंदर। लेकिन नेक्स्ट लाइफ में इसका बहुत फायदा होगा। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, आज तुम पढ़ाई करो तो कल तुम्हें वॉचमैन की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, कहते कि नहीं? शायद माँ बाप ने हमको इसलिए पढ़ाया कि तुम्हें वो मेहनत नहीं करना पड़े जो हमने किया है, तो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो। इज इट राइट? तो हम भी यही कहते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रिजल्ट के लिए मत करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसलिए करो क्योंकि हमें उस जोन में रहना है जहाँ देवी देवता, गुरु, संत रहा करते थे। उस जोन में रहना है। ये जोन का सिलेक्शन है, सोल का सिलेक्शन है, तो अच्छा ही सिलेक्ट करो ना। तो आप सोच लो कि जहां आपके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है तो आपके अंदर से ह्यूमन साइकिल ही निकल गई। अब आपकी डिवाइन साइकिल में आ गई कि नहीं? मेरा काम क्या होता है? इवेंट हुआ तो मैं इवेंट में आता हूँ, नहीं होता है तो मैं कहीं काशी चले जाता हूँ, कलकत्ता की माँ के दर्शन करने कहीं निकल जाता हूँ मैं। बिकॉज जब काम नहीं है तो कहीं ब्लेसिंग्स तो लूँ, इनपुट तो करूँ। अचानक कोई काम आ गया तो फिर आउटपुट अच्छा निकलेगा। तो इनपुट आउटपुट को अगर फोटॉन्स के साथ, लाइट के साथ, लव के साथ रखेंगे तो कंपटीशन है ही कहाँ आपके लिए? टेल मी, है क्या? कहीं पे भी नहीं है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि शिरडी में पहले किसने रिट्रीट रखी है कि नहीं रखी है, या किसने रखी थी तो पहले कितने लोग आए थे दूसरों की रिट्रीट में, और हमारे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो अपनी लाइट लेके आते हैं, उसमें जितने लोग प्रकाश लेने आए तो बाबा के लेके जाएं, कोई ज्ञान लेके जाएं। इज इट राइट? तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ घर पे जाने के बाद ना, आपके घर की कंपटीशन से बाहर निकलो, घर की, सोसाइटी की पॉलिटिक्स से बाहर निकल जाओ, वो सर्कल से बाहर निकलो। साइकिक सर्जरी उसकी करो, हीलिंग उसकी करो। ये सब जितने भी सिंबल्स हैं ना जो अनलॉक करने वाले हैं, ये पहले वाली पैटर्न से अनलॉक करेंगे, ट्रॉमा के पैटर्न से अनलॉक करेंगे। इसको नीचा दिखाना, खुद को ऊंचा दिखाना, वो पैटर्न से आपको बाहर निकालेंगे। ये प्रूव करना कि मैं सच हूं, तुम झूठ हो, उस पैटर्न से बाहर आ जाओ। हमें कोई न्यायाधीश थोड़ी बनाया है, कोई जज थोड़ी बनाया है, तो फिर हम ये सब करें क्यों? तो शब्द का वो इस्तेमाल ही मत करो जहां आपको लगे कि नहीं सामने वाला हर्ट होता है और मुझे अपना अहंकार बढ़ता है मेरा, ऐसे शब्द का इस्तेमाल ही मत करो। तो सिंबल की प्रैक्टिस कंटिन्यूस करोगे खाली समय में, तो खाली समय में ही तो व्यर्थ वाली काम करते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा टाइम में क्या करता है आदमी? टीवी सीरियल देखता है, न्यूज़ चैनल देखता है, यहाँ वहाँ के उसके स्टेटस में घुसता है, उसके फेसबुक में घुसता है, उसके इंस्टा में घुसता है। खाली समय में तो टाइम पास करते लोग।
उसी टाइम पे ये सिंबल की प्रैक्टिस करो। मैं कहाँ आपको बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा कुछ करो। अब मेरा घर 26 माले पे है, तो मुझे 1 मिनट 10 सेकंड मिलते हैं ग्राउंड से 26 फ्लोर पे, इंटरनेट तो मिलता नहीं है, तो उस टाइम पे मैं सिंबल चैंट करता हूँ, तो वही तो खाली समय मिला ना मेरे लिए। इज इट राइट? मैं कार स्टार्ट करता हूँ, कार स्टार्ट करने से थोड़ा गर्म होती है तो वो ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मैं सिंबल प्रैक्टिस करता हूँ, फिर चलाता हूँ। क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि कार स्टार्ट करने के बाद ना तुरंत गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इंजन आपकी वीक होती है। तो मैं 2 मिनट के लिए मैं बैठ जाता हूँ स्टार्ट करने के बाद, जब तक इंजन में ऑयल पूरा नहीं आता है, पेट्रोल पूरा नहीं आता है, तब तक मेरी 2-3 साइकिल सिंबल्स की हो जाती है। अब मुझे समझ में आ गया कहाँ वो एक्स्ट्रा टाइम है जो मैं स्पेंड कर सकता हूँ। इज इट राइट? एयरपोर्ट पे चेक इन करने के बाद 2 घंटे बचे आपके पास, 2 घंटे तो प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं? फ्लाइट पे बैठने के बाद कोई नेटवर्क ही नहीं मिलता है, तभी तो प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं? इज इट राइट? तो वो टाइम प्रैक्टिस करो जहां आपका खाली समय, इसलिए बोलते खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं ना। तो वो खाली समय रखना ही क्यों है हमें, कि जहां हम किसी का विचार करें और अपनी बुद्धि का नाश करें। तो मैं ओवरलैपिंग इवेंट्स भी बहुत बार रखता हूं कि काफ़ी बार मुझे लगता है नहीं, जितना इवेंट में बिजी रहेंगे ना तो हम भी अपने आप को पॉजिटिव मेंटेन करेंगे, और इवेंट्स नहीं होगा तो फिर हम भी खाली बैठ जाएंगे, और हम खाली बैठेंगे तो इसकी उसकी बातें करेंगे, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा। कोई आदमी इस दुनिया में सुधरता भी नहीं है और सुधरने के लिए पैदा भी नहीं हुआ है, वो बिगड़ने वाला अनुभव लेने के लिए आया है, वो बिगड़ के ही जाएगा। और हम उसकी चर्चा करके, हम उसकी फ्रीक्वेंसी में आके, हम उसके कर्म लेके, हम उसकी नेगेटिविटी लेके हम परेशान होते हैं, फिर उसकी रिचार्जिंग हमें करनी पड़ेगी, वो थोड़ी रिचार्ज करने वाला है। इसलिए शायद मैंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी, बिकॉज उस पेशेंट्स की नेगेटिव एनर्जी में मुझे रहना पसंद नहीं था। उनकी बीमारियों के नाम सुन सुन के ना मैं टॉर्चर हो रहा था, उनके रिपोर्ट्स देख देख के मैं परेशान हो रहा था, मेरी नींद हराम हो रही थी। अरे इसको ये स्टेज का कैंसर है, ऐसा है, इसको HIV है, इसको STD है, इसको ये है, वो है, इसको इनफर्टिलिटी, मतलब पूरा टाइम वही नेगेटिव ये डायग्नोसिस करो, वही बीमारियां करो, कितना परेशान है। इसलिए आप देखते हैं रिट्रीट में मैं किसी को पर्सनली नहीं मिलता हूँ। आपने देखा होगा, आप ट्राई करते हो कि मुझे 2 मिनट मिलो, 5 मिनट मिलो, मुझे पता है मैं मिलूंगा, टाइम भी दूंगा ना, आप वही बातें करोगे जो हमेशा सबके साथ करते आ रहे हो, तो मैं बात करके करूंगा क्या आपसे? आप लाइट लेके जाओ, आप मुझे अंधेरे की स्टोरी बता क्यों रहे हो? अंधेरे में तो वैसे भी आप जी रहे हो, आपका अंधेरा मैं थोड़ी दूर करने वाला हूँ। ये प्रकाश जो आपको दिया है वो लेके आप चले जाओ। आपकी आज सब्जी जल गई, कल मार्केट जाओगे सब्जी लेने को और सबको बोलोगे अरे मेरी सब्जी जल गई, मेरी सब्जी जल गई, उसको क्या लेना देना, वो तो नई सब्जी बेचने को बैठा है। नई खरीदो और जाके फिर बनाओ। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? किसी को प्रॉब्लम बोल के फायदा भी नहीं है, उसकी अपनी जली पड़ी है और आप अपनी सुना रहे हो उसको, उसकी बैंड बजी पड़ी, आप अपनी बैंड की सुना रहे हो उसको। उसको कोई स्टेशन आपका नहीं चाहिए, कोई चैनल आपका नहीं चाहिए, उसको कोई आपके इमोशन से लेना देना नहीं। उसके बेचारे के खुद के इमोशन ठंडे नहीं पड़ रहे, आप उसके गर्म कर रहे हो। सब व्यर्थ की बातें हैं, सब ड्रामा है। हम इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, लोग हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप बोलोगे नहीं दुनिया बहुत सेल्फिश है, स्वार्थी है, मैं कहता हूँ ये दुनिया एनलाइटन है। अब दुनिया राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन में आ रही है, और जब लेफ्ट ब्रेन में आती है ना, और 18% के बाद वो एग्जॉस्ट जल्दी होती है। 80% वाला एग्जॉस्ट जल्दी नहीं होता है क्योंकि उसके पास बहुत वॉल्यूम है इमोशंस का। लेकिन लेफ्ट ब्रेन में आने के बाद ये जो यंग जनरेशन है, जो कॉर्पोरेट लेवल पे काम करती है ना, ये एग्जॉस्ट जल्दी हो जाती है, और इसलिए ये लोग स्पिरिचुअलिटी में जल्दी आते हैं। हमको बहुत समय लगा, इनको समय नहीं लगता है यंग जनरेशन को। अब समझ रहे साइंस? इस जनरेशन को इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए। ब्रेकअप तो ब्रेकअप, चलो दूसरा रिलेशन में आ जाओ, एंड दैट इज गुड साइन कि ये लेफ्ट ब्रेन में आ गया। राइट से तो हम जी लिए, ये जनरेशन लेफ्ट में जी रही है, और नेक्स्ट जनरेशन सुपर कॉन्शियस माइंड से जिएगी, वो लेफ्ट राइट से नहीं चलने वाली है। तो हमें लगता है ये समय खराब है, विनाश चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं पता है? इस युग में इस जनरेशन को धार्मिक प्रकृति से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे तू दिया जला, आरती कर, भगवान के पैर पड़, गुरु के पैर पड़, माता पिता के पैर पड़। हम उसको वापस राइट ब्रेन में लेके आ रहे हैं।
और उसको सफोकेट होता है पेरेंट्स से, तो वो पेरेंट्स को छोड़ के भाग जाता है, इंडिया छोड़ के भाग जाता है, विदेश भाग जाता है वो, बिकॉज उसको राइट ब्रेन में इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए, उसको ये धार्मिक ड्रामा नहीं चाहिए, क्योंकि घर में देखा है फादर एंड मदर झगड़े करते हैं और हमको धर्म का ज्ञान देते हैं। दे ऑब्जर्व, दे एब्जॉर्व। तो गलत चीज़ें अगर आप दिखाओगे तो गलत चीज़ें वो अंदर लेंगे, और आप उनको बोलोगे भाई तुम गलत हो। गलत वो नहीं है, आपने जो डीएनए में इंफॉर्मेशन उनका दिया ना वो गलत है। तो किसी भी यंग जनरेशन को टॉर्चर मत करो, उनको अपने हिसाब से स्पेस में स्पिरिचुअलिटी के उनके अपने एथिक्स है, उनको जीने दो। वो जो भी डार्क लेसन सीखने आए हैं इस युग में, उनको उस डार्क लेसन के लेसन भी सीखने दो, बिकॉज उनको अब एग्जिट होना है। कितनी टाइम आप वाइट लेसन पकड़ के दबा के जीने पे मजबूर करोगे। वो सीता का नहीं है कि वो अग्नि परीक्षा देगी या वो राम को छोड़ के वनवास जाएगी, ये समय उस महिलाओं का नहीं है। इज इट राइट? युद्ध का भी समय नहीं है कि हमें किसी भी गवर्नमेंट के लॉ ने ये अलाउ नहीं किया कि आप किसको भी मारो करके, तो हम युद्ध के मैदान में भी नहीं जा सकते, लड़ भी नहीं सकते हैं। तो बेटर क्या है, अपनी लड़ाई अंदर की लड़ें और अंदर का करेक्शन करें, अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन करें और इससे बाहर आ जाए। लोगों से ना लड़े, परिवार से ना लड़े, दुनिया से ना लड़े, सिस्टम से ना लड़े। आपको लगता है ये सिस्टम गलत है, अब सिस्टम क्या है ना, मैं आपको समझाऊं। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पैटर्न है। उस पैटर्न को किसी 10 ने बनाया, किसी 100 ने अपनाया, किसी लाख ने उसको बिजनेस बनाया। अब उस सिस्टम को आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पैटर्न है। ठीक है कि नहीं? हम बम्बई की भीड़ से ना बहुत परेशान थे इतने साल से, और हम रोज प्रे करते थे यार इतने धक्के मारते, इतना रश होता है। तो धीरे धीरे कैसा है ना कि फर्स्ट क्लास के डब्बे आ गए, उसके बाद एसी गाड़ियाँ आ गई, उसके बाद मेट्रो आ गए, उसके बाद आप देखते हो टनल्स आ गए। इज इट राइट? मतलब हमारी सोच कहीं ना कोई पकड़ रहा है और ऊपर वाला उसको तथास्तु कर रहा है, और धीरे 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 चीज़ें बदलते जा रही है। इज इट राइट? तो इसी तरह से आपको बस अपने थॉट्स यूनिवर्स में छोड़ने, कब उसका तथास्तु होगा, मैनिफेस्टेशन होगा, वेट करो। आपको शायद फायदा नहीं होगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन को उसका फायदा 100% होगा कि नहीं? हमारे भी बाप दादा ने, परदादा ने कुछ तो अच्छे विचार छोड़े, तभी तो कुछ मोबाइल हमारे हाथ में आया कि नहीं? वो तो बेचारे ट्रंक कॉल करते थे, उसके बाद वायर वाले फ़ोन्स थे, तो कुछ तो स्पीडअप हुआ कि नहीं, कुछ तो नई टेक्निक आई कि नहीं? आप उसके लिए जितना कंट्रीब्यूट करोगे ना डिस्कवरी के लिए, इनोवेशन के लिए, तो उतना आपको उस नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होगा। इज इट राइट? हमको ये सारी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हो रहा है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऑरा कर रहे हैं, ईए स्कैन कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। दूसरों को क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा इतना? क्योंकि हमने कोई लाइफ में ना ये टेक्नोलॉजी के लिए बहुत संकल्प किया था। इसलिए मेरा जिस दिन बर्थ हुआ ना, उस दिन एक नंबर बहुत था। मेरे बर्थ डेट में ना 4 बार 1 नंबर आता है, तो सूर्य की किरण बहुत ज़बरदस्त है मेरे साथ। उसके बाद मैं वृषभ राशि का हूँ, तो मेरा शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से मेरा प्यार बहुत है। तो कुछ तो पुण्य पिछले लाइफ में किया होगा ना। तो आज कैसा है, इलेक्ट्रिक की एनर्जी भी पकड़ पा रहा हूँ, गुरुओं की एनर्जी भी पकड़ पा रहा हूँ, चैनलाइजिंग भी हो पा रहा हूँ, डाउनलोड भी कर पा रहा हूँ, और वो पास भी कर पा रहा हूँ एट्यूनमेंट के थ्रू। लेकिन ये कुछ लाइफ के पुण्य है। इस लाइफ में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसका मैं क्रेडिट दे पाऊँ खुद को। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरी सोल ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी लाइफ में, तब जाके इस लाइफ में मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो वेस्ट तो नहीं किया ना मेरा। उस लाइफ में मुझे ऑरा नहीं मिला, मशीन नहीं मिला, मैंने सिर्फ छाया शास्त्र पे काम किया। जब मैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में था, लोगों को ऐसे अंगूठा दिखा के ऑरा दिखाता था या छड़ी दिखा के ऑरा स्कैन करवाता था। लेकिन आज तो मुझे मशीन मिला ना, लंदन में बैठे बैठे इंडिया में मिल गया मुझे। इज इट राइट? तो मेहनत कहाँ फेल गई है, और उसी ऑरा के जरिए कितने आप जैसे लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। आज 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑरा किया है,
और कितनी क्वांटम साइंस फिजिक्स को आप कितनी आसानी से समझ गए। जो आप यूट्यूब पे सर्च करना, इस क्वांटम फिजिक्स को बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सहजता से नहीं समझा पाए। उन्होंने अपने टेक्निकल लैंग्वेज में समझाया और हमने आपको अपनी घरेलू लैंग्वेज में समझाई। डिफरेंस यहाँ देख रहे हो आप। और हमारी जितनी भी एसकेएम की टीम मेंबर है, वो चाहे हाउसवाइफ है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, वो भी आपको कितनी सहजता से सिंबल सिखा रहे, समझा रहे और आपको प्रैक्टिस करवा रहे। तो हमने ये प्रूव किया कि इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। इज इट राइट? और अगर सही में आपका दिल बड़ा है, आप अच्छे हीलर हो गए, यहाँ पे अच्छे थेरेपिस्ट हो गए हो, और आपकी ये तरंगे सब जगह जाएगी, बायोलॉजिकल फैमिली के पास जाएगी, उनके डीएनए तक जाएगी, और वो लोग तक भी जाएगी जिनको आप पहचानते नहीं हो। ये वाइब्रेशंस वहाँ भी जाएगी। और यूनिवर्स में आप जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन करोगे ना, नेक्स्ट लाइफ के लिए आपको मैसेंजर बना के गॉड भेजेंगे। फिर नेक्स्ट लाइफ में ये स्ट्रगल नहीं होगा जो आपने इस लाइफ में किया है। तो हम नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर करें कि नहीं, मुझे बताओ। या फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें कि नहीं, मुझे बताओ। तो उसी के लिए हमें ये सोल टाइम निकालना पड़ेगा। ये रिट्रीट का सोल टाइम है, ये एजुकेशन का टाइम है, ये विजडम का टाइम है ना, ये हेल्थ के लिए टाइम है, ये फिटनेस के लिए टाइम है। ये टाइम अगर 3-6 महीने में, 1 साल में आप नहीं निकालते जाओगे रिट्रीट में बार बार, आप कब ये सिस्टम से बाहर निकल जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यही संकल्प करो कि मुझे हर 3-4-6 महीने में वापस आना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे हर महीने आपको 2-2 हज़ार रुपये जमा करने पड़े। जैसे 6 महीने हो गए, एक रिट्रीट अटेंड की, 1 साल हो गया, रिट्रीट अटेंड की, अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है तो। और अदरवाइज अबेंडेंस के सिंबल आपके पास है, आप चुटकी भर के भी अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, और कितनी भी रिट्रीट अटेंड कर सकते हो। अगर आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, देश विदेश में घूम सकते हो, तो क्या रिट्रीट अटेंड नहीं कर सकते हो? हॉस्पिटल्स के महंगे इंजेक्शंस ले सकते हो, एमआरआई करवा सकते हो, तो क्या रिट्रीट अटेंड नहीं कर सकते हो? इज इट राइट? रिलीजियस टूर पे जाते हो, सिर्फ एनर्जी मिलती है। स्पिरिचुअल रिट्रीट में आते हो, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, परिवर्तन मिलता है। ये बड़ी बात है। वहाँ नॉलेज नहीं मिलता है, विजडम नहीं मिलता है। जब आप रिलीजियस टूर करते हो, सिर्फ ब्लेसिंग मिलती है। और ऐसे जगह पे आते हो तो ब्लेसिंग भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, विजडम भी मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलती है। तो और क्या चाहिए आपको? तो एक ही ट्रिप में आपको कितना कुछ मिला, आप कुछ सोचो। ये कौन से ग्रंथ में इतना सारा एक जगह पे आपको मिल सकता है, मुझे बताओ। नहीं मिल सकता, क्योंकि हर गुरु, हर देवी देवता अपनी चेतना के हिसाब से कुछ ना कुछ छोड़ के गए यहाँ पे, इस दुनिया में, संसार में। हमने उस सब को पकड़ के एक एनसाइक्लोपीडिया बना दिया है। और रिट्रीट में हम ऑरा के हिसाब से सबको गाइड करते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से क्रिस्टल का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या डाइट का इस्तेमाल करना है। मतलब एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है। जैसे एक मॉल में कैसे सब कुछ मिलता है, तो आप छोटे दुकान में क्यों शॉपिंग के लिए जाओगे? क्योंकि वहाँ चॉइस कितनी होती है, 10 प्रकार की पेस्ट होती है, 10 प्रकार की साबुन होती है, शैम्पू होती है। इज इट राइट? तो कितना ईजी है हमें अपने चॉइस की चीज़ को पिकअप करने में। तो यहाँ पे भी आपने जितना सीखा है, ज़रूरी नहीं आप सब प्रैक्टिस करना घर पे जाके। जो भी फ्रेशर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और जो भी एडवांस वाले हैं, इन्होंने यहाँ जो कुछ भी किया है ना, यह आपका परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। और जो पीएलआर थेरेपिस्ट है, मैं उनको कहता हूँ घर पे जाके बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करो पीएलआर का, किसी के ऊपर मत करो, खुद के ऊपर भी मत करो, दूसरों के ऊपर भी मत करो। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में ही ऑपरेशन होता है, रिट्रीट में ही पीएलआर होता है। घरों में हम तो अपने सेंटरों पे भी नहीं करते। और जो लोग शक्तिपात जिनकी नहीं हुई है, जो हीलर नहीं है, उनका तो क्यों करोगे आप पीएलआर? गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ोगे? मेरा भाई का एक फ्रेंड था जो एमबीबीएस के बाद वो ऑन्कोलॉजिस्ट हुआ टाटा हॉस्पिटल में, और उसको कहीं पे कुछ जॉब नहीं मिला। तो मेरे भाई ने बोला, तब मैं नया प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे भाई ने बोला कि मेरे इस फ्रेंड को हेल्प कर। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसको मेरी एरिया के 2-3 जो संस्था थी, हॉस्पिटल, उनको कनेक्ट करवा दिया। तो वो बहुत खुश हो गया कि चलो उदय तूने मुझे हेल्प किया करके। और फिर उसका धीरे धीरे नाम बढ़ता गया उस डॉक्टर का, ऑन्कोलॉजिस्ट का। फिर उस
को क्लिनिक भी नहीं थी, तो मैंने कहा मेरे क्लिनिक पे तू 3 घंटा बैठ सकता है। अब धीरे धीरे मैं तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आ गया हूँ, तो शाम का टाइम खाली है, तू क्लिनिक पे बैठ। उसने बैठा, फिर और नाम बढ़ गया। फिर एक टाइम ऐसा आ गया, उसने खुद की अपनी नई क्लिनिक हॉस्पिटल खोली, क्लिनिक खोली, और बहुत कुछ अच्छा ये हो गया। कुछ एक पेशेंट आया उसके पास, उसकी क्लिनिक में, और कहा कि मुझे इतना बड़ा मतलब ट्यूमर हुआ है, तो आप मुझे सजेस्ट करो। तो बोलता कोई बात नहीं, तू अंदर जा, लेट जा, मैं तेरा ट्यूमर को करता हूँ। उसने सीधा उस ट्यूमर को काट दिया, उसको सेप्टिसीमिया हो गया और वो पेशेंट मर गया। उस पेशेंट के रिलेटिव ने पुलिस कंप्लेंट की, और आज इतने साल हुए, आज तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, ही इज बैन आउट ऑफ इट। ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों करना है PLR के? क्यों करना है PLR के प्रैक्टिस, जहां पे आप गड़े मुर्दे ऐसे जगह पे खोलते हो जहां पे आप ना उसको हील कर सकते हो ना क्लोज कर सकते हो? समझ में आ रहा है? लोग कमर्शियल एंगल की वजह से कुछ भी करते हैं, छोटा छोटा नॉलेज लेके सब अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, फिर उसे आम लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो ऐसा करना ही नहीं। जब वो परमिशन दे रहा ना तो ही करो, या सिचुएशन है या आपका एक सिस्टम है तो ही करो। जहाँ पे आपके पास बहुत हीलर्स हैं, बहुत से लोग हेल्प करने के लिए तैयार है, तो ही करो। वो सर्जन ने खुद ही सीधा क्लिनिक में उसकी गांठ को काटा, कैसे जिएगा? कोई एनेस्थेशिया भी नहीं दिया, कोई हाइजेनिक नहीं था, तो सेप्टिक तो होगा कि नहीं उसको? इज इट राइट? तो मैं ये क्यों आपको कह रहा हूँ, बिकॉज हमें ये जितना भी कुछ यहाँ सीखा है ना, ये सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करना, दूसरों को हील करना, दूसरों को प्रे करना, लेकिन दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करना और दूसरे के ऊपर फोर्स मत करना कि नहीं आप बैठो और मुझे ये आपके ऊपर करना है, मुझे आपकी खोपड़ी खोलनी है, मुझे क्रिस्टल दिया गया है। वो बोलेगा मैं तो नाई के पास भी सोच समझ के बाल काटने जाऊँ, तेरे पास क्यों खोपड़ी खोलने जाऊँ? अच्छे मैं बार्बर के पास सलून में जाता हूँ, तेरे पास क्यों मेरी खोपड़ी खोलो? वो दिमाग नहीं खोल रहा है, खोपड़ी खोलने के लिए कहाँ से तैयार होगा? वो दिल नहीं खोल रहा है आपके पास। इज इट राइट? ये सारी चीज जो विद्याएं हैं ना, ये गुप्त विद्याएं हैं। ये सिंबल्स को लीक ना करें, किसी को सिखाने की कोशिश ना करें अननेसेसरी। नहीं मैंने ये सिंबल सीखा तुम करो, ये कभी नहीं सिखाना किसी को, ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसके लिए परमिशन चाहिए, उसके लिए शक्तिपात चाहिए, उसके लिए चैनल बनना पड़ता है। आप अभी तक चैनल नहीं बने हो। मैंने भी जब सीखा ना, मैंने 5 साल तक किसी को नहीं सिखाया। मेरे सर बार बार बोल रहे थे अरे अभी तो तू मास्टर बन गया पिछले 3 साल से। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आप जो कर सकते हो ना, मैं तो सोच भी नहीं सकता। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जो भी मैं सेमिनार क्रिएट करता था मेरे गुरु के लिए, तो वर्कशॉप के लिए लोग जाते ही नहीं थे उनके पास। वो बोलते थे नहीं नहीं आप जाने के बाद ना हम उदय सर के पास सीखेंगे। तो मुझे बुरा लगता था, मेरे गुरु इतने दूर से आए हैं, मैंने 600-800 लोग सेमिनार के लिए जमा किए, नेक्स्ट डे वर्कशॉप में सिर्फ 4 ही लोग आए, तो ये गायब कहाँ हो गए सब? क्योंकि उनको धीरे धीरे मुझ पे विश्वास ज़्यादा आने लगा। तो मेरे सर ने कहा कि अब तुम्हारा टाइम आ गया, अब तुम सिखाओ। वो जब परमिशन देता ना तब करो, तब तक मत करो। उस दिन से फिर मैंने शुरू की। अदरवाइज मैंने तो ये ठान लिया था कि मैं जिंदगी भर इनको ही बुलाऊंगा, मैं तो करूंगा नहीं। मेरी सिस्टर को, मेरे मम्मी पापा को, दादाजी को, मेरी वाइफ को, सबको मैंने उस गुरु से ही सिखाया। मैंने कभी किसी को फैमिली में नहीं सिखाया, क्योंकि मैंने सोचा मुझे जो बेस्ट पर्सन मिला तो मैं भी बेस्ट पर्सन ही सबको दूं ना, मैं क्यों एक्सपेरिमेंट करूं? इज इट राइट? तो मेरे सर को भी एक अच्छा लगा कि अरे वाह तू इतना रिस्पेक्ट देता है मुझे, बिकॉज उसकी जगह कौन ले पाएगा मुझे बताओ? आप माँ बाप की जगह ले पाओगे? भले आप अपने बच्चों के माँ बाप हैं, लेकिन तो भी आप अपने माँ बाप की जगह नहीं ले पाओगे। इज इट राइट? तो ये होता है कि जिसको जो पोजीशन मिलती है ना वही करो, और इंट्यूटिवली प्रैक्टिस करो। आपको सुबह लगता है कि आज मुझे साइकिक सर्जरी करनी है, कर लो। आपको लगता है मुझे अभी चक्रध्यान अभी करना है, दोपहर में करना है, कर लो। इज इट राइट? आपको लगता है मुझे अभी मेरा क्रिस्टल को रीप्रोग्रामिंग करना है, मुझे कुछ अभी लाइफ में नया करना है, बिजनेस करना है या कुछ करना है, कर लो। लेकिन अपने अंदर की जो इनर बीइंग होती है ना, अंदर की जो जागृत अवस्था होती है ना, उसके साथ कनेक्शन बनाए रखो। बस दुनिया से कनेक्शन बनाने की कोशिश मत करो, या तो अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। क्योंकि अंदर वाला जवाब देने को बैठा है, अब सुनो तो सही। तो बॉडी को स्टील करो, माइंड को साइलेंस करो, सिंबल्स डालते जाओ, जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है कि नहीं? बॉडी को स्टील करना है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, स्पाइन सीधी रखो और स्टीलनेस में बैठ जाओ योग ज्ञान मुद्रा में, और सांस लेते छोड़ते हुए सिंबल्स के साथ जुड़ जाओ। तो धीरे धीरे साइलेंस में चले जाओगे और आपको अंदर से आवाज़ आएगी
कि अब तुम ये करो, अब इसके साथ पार्टनरशिप करो, अब इसके साथ रिलेशन करो, ये करो, सब चीज़ अंदर से मिल जाएगी, क्योंकि अंदर रील तो है ना, अंदर प्लानिंग तो गॉड ने डाल के भेजी है कि नहीं। एटीएम में कैसे होता है, आप पैसा निकालते हो या डालते हो आजकल, तो उसका वो स्टेटमेंट तो आता है कि नहीं, तुरंत आता है कि नहीं, बाहर से थोड़ी आता है, उसी मशीन से बाहर आता है। तो अंदर सब कुछ है, सिर्फ आप शांत बैठने का सीखे नहीं, इसलिए आपको आंसर्स नहीं आ रहे। हमने इसलिए आपको क्रिस्टल्स दिए हैं कि क्रिस्टल्स आपकी ऑरा को बढ़ाते हैं, एक्सपांड करते हैं, इंट्यूशन बढ़ाते हैं, साइकिक एबिलिटी बढ़ाते हैं, चक्र को बैलेंस रखते हैं, नेगेटिव को अंदर नहीं आने देते, पॉजिटिव आपकी लीक नहीं होगी, ड्रेन नहीं होगी, कोई आपकी खींच नहीं पाएगा। इसलिए हमने आपको क्रिस्टल्स दिए। वो शुरू में आपको महंगे लगेंगे कि बहुत कॉस्टली है, लेकिन मेरे जैसे अगर आप 10, 15, 20 साल तक ये क्रिस्टल्स का यूज़ करोगे ना, फिर आपको लगेगा अरे ये तो कितना सस्ता हो गया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये तो। दवाई तो कैसे हम खाते हैं 5 दिन तक एंटीबायोटिक काम करती, फिर तो काम नहीं करती है नहीं, लेकिन क्रिस्टल तो सोचो 20, 25, 30 साल भी काम करती है। मतलब हम मर भी जाएंगे, हमारे मरने के बाद भी ये क्रिस्टल्स, ये ऊर्जा तरंगे अपने फैमिली मेंबर को, आगे के जनरेशन को छोड़ते जाएंगे। इसलिए जितने भी अलग अलग भगवानों की जो मूर्तियाँ होती है क्रिस्टल की, मैं सब मैंने लेके रखी है, क्योंकि कल मैं नहीं रहूँगा तो मेरे ये चार्जिंग वाले क्रिस्टल्स आगे के जनरेशन और आप जैसे लोगों को काम तो आएगी कि नहीं। हमने कितने बड़े बड़े श्री यंत्र लिए, शिवलिंग लिए, शिव जी की मूर्ति, साईं की मूर्ति, कितने क्रिस्टल्स ऐसे लेके रखे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट बस उसी में होता है और कुछ नहीं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट। पहले मैं 3 ही चीज़ खरीदता था, एक सीडी खरीदता था, एक किताब खरीदता था और क्रिस्टल खरीदता था। आजकल सीडी और किताब बंद कर दिए, अब क्रिस्टल्स ही खरीदता हूँ सिर्फ, जहाँ से भी मुझे बेस्ट लगे या कहीं मुझे बनाना पड़े। जैसे ये मैंने साईं का जो पेंडेंट है, ये स्पेशली मैंने बनवाया इतनी बड़ी डाई बना के, और इसके पीछे सारे मैंने सिम्बल्स मैंने ड्रॉ करवाए। तो इस पेंडेंट को बनाने के लिए ना मुझे 34,000 रुपीज़ लगे आज से 15 साल पहले। आज बनाने जाऊँगा तो लाख रुपए के ऊपर लग जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर ये साईं तो मेरे साथ है कि नहीं। जो आप फील करते हो मेरे साथ, क्योंकि ये मेरे साथ है, जो मैं फील करता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ है। तो कुछ तो ऐसा सीम चाहिए ना आपके साथ जो कनेक्शन बनाए रखें आपका। अगर ये सीम ही नहीं है तो कनेक्शन बनेगा कैसे। क्यों लोग किसी की अंगूठी पहनते हैं, किसी के पेंडेंट गुरु की पहनते हैं, किसी के पादुका घर पे रखते हैं। हमारे जैनों में तो हम पादुका लेते हैं और उसकी फ्रेम बनाते हैं और घर में रखते हैं। क्या ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ऑरा उसमें होती है, आभा मंडल उसमें होती है, तो उसके वजह से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। हम क्यों उदी लेके जाते हैं कि अभी हम मंदिर से उदी लिए कि नहीं आपने, तो उसमें आभा मंडल है, उसमें एक ऑरा है, साईं की चेतना है, क्योंकि उन्होंने ऐसी एक अग्नि जलाई जो कभी बुझे ना, और उस अग्नि से जो ये ऐश क्रिएट होता है, जो विभूति क्रिएट होती है, उससे उनकी चेतना का हमें आभा मंडल महसूस होता है। सो कितना कनेक्शन है, किसी ने किसी कुछ तो छोड़ के रखा है। उन सारी चीज़ों को पकड़ो, क्रोध को मत पकड़ो, डर को मत पकड़ो, लोगों की बातों को मत पकड़ो, पकड़ो उस चीज़ को जो अच्छी अच्छी चीज़ें इस दुनिया में छोड़ी गई है। क्यों पारसी लोग हैं जो पुरानी एंटीक चीज़ें लेते हैं, क्यों लोग पेंटिंग खरीदते हैं पुरानी चीज़ें, क्योंकि उसमें ऊर्जा है। वहाँ पे जाओ म्यूज़ियम में, पुरानी चीज़ें मिलेगी कि नहीं, उसमें भाले हैं, तलवार है, भगवान की क्या पादुका है, पालकी है, ये सब क्या चीज़ें हैं जिसमें एक ऑरा का कनेक्शन है। आपको अपनी दिव्य दृष्टि से या अपने इनर विजन से उसको कनेक्ट होना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आप कनेक्ट हो गए, आपने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, चाहे फिर आप गोल्डन टेम्पल से लो या आप गोवा के चर्च से लो, जहाँ भी आपको लगे, बस उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। तो ऐसी सब चीज़ों से कनेक्शन रखोगे ना तो आपकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त होगी। और जहाँ पे भी आपको लगे कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ सिम्बल्स डाल के आ जाओ। मुझे इसके घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, सिंबल डालो। मुझे इस इंसान से कुछ अच्छे वाइब्स नहीं आते, मन में सोचो कि इस इंसान के साथ जो मेरे कर्म है उस पर मैं सिंबल डाल रहा हूँ। व्यक्ति पे सिंबल मत डालो, अपने अंदर डालो जिसके वजह से आप परेशान हो। दूसरे लोग तो कंफर्टेबल है ना उस इंसान से, आप ही अनकंफर्टेबल हो ना, तो अपने पे सिंबल डालो ना। उसको सुधारने के लिए थोड़ी भगवान ने कोई लेटर दिया क्या आपको, मुझे तो नहीं दिया। इसलिए मैं आपकी हीलिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको शक्तिपात करके छोड़ देता हूँ। हीलिंग तो आपको अपनी करनी पड़ेगी। इज इट राइट? इंटेंशन हम रखते हैं कि भाई आप जल्दी ठीक हो जाओ, तो आप भी यही करना घर पे जाने के बाद। ये नहीं कि भाई मैंने इतने सिंबल डाले, अभी भी साला बुद्धू ही रहा, अभी भी साला नालायक ही रहा, क्योंकि वो नालायक के लिए पैदा हुआ है, वो बुद्धू ही पैदा हुआ है, बुद्धू ही मर जाएगा।
इज इट राइट? आपका जो पार्ट उसके साथ है ना वो हील्ड होना चाहिए, वो इंसान हील्ड नहीं होना चाहिए। तभी तो बुद्धा ने तो कितने लोगों को एनलाइटन करके जाते, कितने तीर्थंकर होके ऐसे चले जाते, सिर्फ वही क्यों होके गए? क्योंकि उनको भी ये हक नहीं दिया गया था जो इनफाइनाइट सोल था कि तुम बहुत सारे तीर्थंकर बनाओ या बहुत सारे बुद्धा बनाओ, बहुत सारे जीसस बनाओ। किसी ने नहीं बनाया ना, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये गलतियां मत करना। पत्थर पे आप सिंबल डालोगे तो पत्थर ही रहने वाला है, लेकिन पत्थर जो वो सिंबल एब्जॉर्ब करेगा उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी ना, ये आपको दिखने नहीं वाली। तो आपको लगेगा मेरा वेस्ट हो गया इस पे सिंबल डालना, ये इंसान तो सुधरा नहीं। लेकिन आपकी अंदर की जो दुविधाएं थी ना, जो अनकंफर्टेबल थी, जो अनहील्ड एनर्जी थी, वो ठीक हो गई। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इज इट राइट? सो मुझे लगता है आप पूरा सिस्टम समझ गए हो पूरे इस 4 दिन में। कल हम जब यहाँ से जाएंगे तो मे बी वापस हम अपनी लाइफ में जाएंगे, लेकिन इस नई ज्ञान के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई समझ के साथ, नई सोच के साथ, नए रिश्तों के साथ हम जाएंगे। तो मुझे लगता है लाइफ और अच्छी हो जाएगी। हो सकता है 3-4 महीने में वापस आपके अंदर से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, आप नेगेटिव हो जाओ, तो वापस ऐसी कोई रिट्रीट में आ जाना। जरूरी नहीं कि एसकेएम की रिट्रीट में जाना, अब ब्रह्म कुमारी की रिट्रीट में जाओ, दादा भगवान की जाओ। मैं खुद हर साल दादा भगवान की कितनी रिट्रीट्स अटेंड करता हूँ, कभी अहमदाबाद की, कभी यूएस की, कितनी बार गोल्डन टेम्पल जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ। मैं भी अपनी क्लिनजिंग करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ में आता है कि आप लोगों के साथ बैठने के बाद मेरी भी काफ़ी अनहील पार्ट बाहर निकलती है, मेरी भी नेगेटिव चीज़ें बाहर निकलती है, तो मुझे भी तो सफाई करनी पड़ेगी कि नहीं? इज इट राइट? आपके घर पे जो भी बाई काम करती है, सर्वेंट काम करती है, वो भी तो अपनी घर में सफाई करती होगी कि नहीं? ऐसे थोड़ी कि पैसे मिलते तो अपने घर की सफाई करे और अपने घर को गंदा रखे, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। इज इट राइट? ये तो इंडिया में ऐसा कल्चर है कि हम किसके घर पे जाते हैं ना तो उसके किचन में ही नहीं जाते, बाहर के हॉल में बैठे कब चाय मिले, नाश्ता मिले, खाना मिले। लेकिन अब्रॉड में मैं जाता हूँ कि जो भी लेडीज या जेंट्स होता है सीधा उनके किचन में जाके काम करना शुरू कर देते। वो रिलीजियस नहीं है लेकिन वो लोग स्पिरिचुअल है। तो ऐसे संस्कारों को, ऐसे विचारों को, ऐसे चीज़ों को अपने अंदर उतारो आप, जहाँ दूसरों को हेल्प कर पाओ। सिर्फ लो मत, वहाँ कुछ दे के आना। किसके भी घर पे जा रहे हो उसके 4 कॉर्नर को सिंबल डाल के चार्ज करना। कोई भी आपको पानी दे रहा है, नाश्ता दे रहा है, चाय दे रहा है, उसके भी चक्र को चार्ज करके आना। समझ में आ रहा कि नहीं? आदान प्रदान होना चाहिए कि नहीं? आपने कुछ तो उससे लिया। मैं ऑटो वाले से जब भी ऑटो में बैठता हूँ, पैसा देता हूँ तो सिंबल्स डालते हुए पैसा देता हूँ। सब्जी वाले को सिंबल डालते हुए पैसा देता हूँ। हम जब भी मनी भी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो मैं सिंबल डालते हुए करता हूँ। मैं व्हाट्सअप पे भी किसी को जब रिप्लाई करता हूँ, भले मैं साइन डालता हूँ, टेक्स्ट नहीं करता हूँ, लेकिन वो साइन पे भी सिंबल डालते हुए करता हूँ, तो सामने वाले को आंसर मिल जाता है। मेरा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता। और अगर मैंने रीड भी कर लिया ना तो समझ लो कि आपको आंसर मिल जाएगा, भले मेरा रिप्लाई आपको नहीं आएगा, सिंबल मिल जाएगा आपको। आपको लाइट से मतलब है, शब्द से मतलब नहीं है। आपको सॉल्यूशन से मतलब है, प्रॉब्लम से मतलब नहीं है। आपको रिजल्ट से मतलब है, तरीके से मतलब नहीं है। इज इट राइट? तो कभी दिमाग मत लगाओ कि सर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे ऐसा कर दिया। आपको पता नहीं, हम किसी को भी ब्लॉक ऐसे भी नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें हम ब्लॉक हो जाते हैं। टेक्निकली करना पड़ता है, जस्ट हमको आपको पॉज देने के लिए। टेक्निकली कभी रिप्लाई नहीं करते बिकॉज मुझे लगता है ये टाइम नहीं है आप आंसर को डाइजेस्ट कर पाओ। लेकिन अंदर से हम दुआ करते हैं कि जल्दी आपका समय आ जाए कि हम आप तक पहुँचे और हमको आप वो आंसर दे कि आपका पास्ट लाइफ क्या था, आप कौन थे, आपका क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, तब हम आपको बताएंगे। समय तो आने दो कि नहीं? तो प्लीज़ वेट फॉर दैट टाइम। इज इट राइट? हमको किसी के ऊपर पार्शलिटी नहीं करनी कि हमारे टीम मेंबर है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते, उनके साथ ज़्यादा बैठते उठते। हम एक्चुअली उनको ट्रेन कर रहे हैं, ये आपको नहीं समझ में, हम उनको चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी डिस्चार्ज हो जाते हैं आप लोगों स्टूडेंट्स के साथ बैठ के। तो सिर्फ वो टाइम मिलता है खाने का जहाँ पे हम उनको चार्ज कर सकते हैं, और वो टाइम भी अगर हम उनको नहीं देंगे तो फिर वो टीम नहीं रहेगी। इज राइट? ये कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है, ये एक्चुअली बिहाइंड द सीन इसकी ट्रीटमेंट है ये। तो रात को हम भी 2 बजे तक जागते हैं आपके जैसे, हम भी सुबह जल्दी उठते हैं, कभी आपके जूम के सेशन पे नहीं भी रहते, लेकिन पीछे से कुछ तो हम आपके काम करते हैं। तो पूरा एसकेएम यही सिखाता है, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट,
इनविजिबिलिटी, बहुत कुछ इस दुनिया में हो सकता है, दुनिया में कर सकते हैं और आप भी कर पाओगे, ये मुझे लगता है। सिर्फ वादा आपको अपने आप से करना है। इज इट ओके? सो एनी क्वेश्चन? आपको कोई अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लो, बिकॉज मे बी कल फिर हम लोग जल्दी जाएं आफ्टर द ब्रेकफास्ट, और काफ़ी क्वेश्चंस अभी भी रहेंगे डेफिनेटली। आंसर्स तो काफ़ी मिल गए मुझे लगता है आप लोगों को, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। लेकिन समय आएगा तो उसका आंसर भी मिल जाएगा, समय आएगा तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इज इट राइट? यस, कोई क्वेश्चन? सो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलो, मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।